मे आई कम इन सर? यस प्लीज डू। थैंक यू सर। बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम रवि सिहाग है? जी सर। रवि, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमें, ताकि हम सब आपके बारे में इतना जान लें कि आपसे बात कर सकें। और हम चाह रहे हैं कि आपसे उन मुद्दों पर ज़्यादा बात करें जिन पर आप इंटरेस्टेड है बात करने में। तो आप ये भी बताएं कि किन विषयों में आपकी रुचि ज़्यादा है बात करने में। सर मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव तीनडीएम, जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से किया है। उसके बाद में सर मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और 1 साल IRTS के तौर पर काम किया। उसके बाद में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के में अभी मैं कार्यरत हूँ। और सर मेरी हॉबीज़ हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, वर्कआउट करना और स्मॉल स्केल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट, एग्रीकल्चर के विषय पर मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ सर। आप IRTS में थे और आपने वो छोड़ के IDAS को चुन लिया। जी सर। ये बहुत अजीब सी बात नहीं लग रही सुनने में? क्योंकि जो सर्विसेज की प्रेफरेंस नॉर्मली हम देखते हैं पिछले कई सालों से, IRTS इनवेरिएबली IDAS से ऊपर होता है। और मेरे ख्याल से आपके लिए भी रहा ही होगा शुरू में। तो फिर IRTS होने के बाद IRTS से रिज़ाइन करके IDAS को चुनना, डिफेंस अकाउंट्स को चुनना, ये एक प्रैग्मेटिक फैसला था, सर्विस ओरिएंटेड फैसला था, या कुछ और निहितार्थ हैं इसके पीछे? सर मेरा जो उद्देश्य था वो सर मुझे आगे तैयारी शुरू करनी थी। IRTS में सर एक डायनेमिक सर्विस है, टाइम कंज्यूमिंग सर्विस है। उसमें सर मैं अपनी प्रिपरेशन को जारी नहीं रख पाता। तो इसलिए सर लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, तो सर मुझे अच्छे इसमें प्रोस्पेक्टस लगे। तो इस वजह से सर मैंने ये सर्विस ज्वाइन की थी। तो बेसिकली आपने IDAS इसलिए चुना कि टाइम आराम से मिल जाता है, काम कम करना पड़ता है और मैनेज हो जाता है। जी सर। तो ये बात सही साबित हुई उस सर्विस में आने के बाद? जी सर, ये बात सही साबित हुई है सर। मैं इस बार का मेरा मेंस अच्छा गया है और अभी मैं इंटरव्यू में हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मैंने सही फैसला लिया था। तो अभी आप ट्रेनिंग पे हैं या सर्विस में आ चुके हैं? जी सर, मैं सर्विस में आ चुका हूँ, अभी ट्रेनिंग पे हूँ। मतलब ट्रेनिंग जो एकेडमी की है उसमें है या अभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में चले गए हैं? सर मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हूँ, अभी PCDA वेस्टर्न कमांड के अंडर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कहाँ पोस्टेड हैं? सर चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। ये बताएं कि रेलवे में बहुत समय तक एक समस्या चलती रही जिसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन या कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। इसमें दिक्कत थी कि रेलवे अकाउंट्स के लोग, रेलवे पर्सनल के लोग, रेलवे जो बाकी सर्विसेज हैं, ट्रैफिक के लोग या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोग, उन सब में इतना गुटबाजी होने लगी कि रेलवे के लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो फाइनली एक फैसला हुआ कि हम इन सब सर्विसेज को मर्ज करके, पुलिस को छोड़ के, RPF को छोड़ के IRMS बना देते हैं, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाते हैं, जो कि बन भी गई है। इस बार से वो उसकी वैकेंसीज भी आ गई हैं। आपको नहीं लगता कि डिफेंस में भी ऐसा कर देना चाहिए? डिफेंस अकाउंट्स, डिफेंस एस्टेट्स और फिर आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विस, इन सब की क्या ज़रूरत है अलग अलग? एक ही क्यों ना कर दें इन सबको? मतलब जो नॉन बैटल फील्ड सर्विसेज हैं, जो बैटल फील्ड की हैं, वो तो अलग है, लेकिन जो बैटल फील्ड में लोग नहीं जाने वाले हैं, जिनको सिविलियंस आपकी मतलब लैंग्वेज में सामान्यतः कह देते हैं, उन सर्विसेज को अलग अलग रखने का क्या प्रयोजन हो सकता है? सर इसके कुछ प्रयोजन जो बताए जाते हैं, वो पहला ये है कि डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है। रेलवे भी बड़ा सेक्टर था, लेकिन रेलवे का बजट पिछले कुछ दशकों से क्रमिक रूप से घटा है। तो इस वजह से रेलवे की सर्विस का मर्जिंग किया गया था, क्योंकि सर रेलवे के बोर्ड में सर्विसेज को लेकर काफ़ी टकराहट रहती थी। तो प्रतिभा के आधार पर बोर्ड में चयन नहीं हो पाता था। 1905 से जो बोर्ड चल रहा था उसमें सुधार अपरिहार्य हो गए थे। डिफेंस के स्तर पर सर ये बातचीत चल रही है कि डिफेंस की सर्विसेज को मर्जिंग किया जाए। उसमें एक मुख्य मुद्दा है कि जो अकाउंटिंग सर्विसेज है उनको मर्ज करने का मुद्दा भी शामिल है। उसके अलावा जो स्टेट सर्विस है उसमें भी डिफेंस पर्सोनल्स का कहना है कि उसमें जो डिसीजन लेने की पावर है वो आर्मी पर्सोनल्स को दी जाए, ताकि जो निर्णय हैं वो त्वरित रूप से लिए जाएं। सर इसके आगे जो भी संभावनाएं हैं वो आगे देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार। तो आपकी राय में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इन सब को मर्ज कर दें और ऑडिट अकाउंट्स को भी शायद इनके सबके साथ मर्ज कर दें, वो ज़्यादा अच्छा उपाय है, या डिफेंस की सर्विसेज को आपस में मर्ज करना बेहतर है? क्योंकि इसका भी लॉजिक समझ नहीं आता। जब सिविल अकाउंट्स है ही आपके पास, उसी कुछ लोग रेलवे में चले जाएं, उसी कुछ लोग डिफेंस में चले जाएं। जब बाकी सारी मिनिस्ट्रीज़ में सिविल अकाउंट्स के लोग जा सकते हैं, तो इन दो मिनिस्ट्रीज़ में ही ऐसा क्या है कि वहाँ अलग सर्विस चाहिए?
सर जहाँ तक अकाउंटिंग सर्विसेज को मर्जिंग करने की बात है, वो मर्जिंग हो सकती है, लेकिन कुछ व्यवहारिक समाधान इसके लिए करने होंगे। जैसे कि सर डिफेंस में जो कोड हेड्स हैं वो बहुत अधिक हैं। इसमें 2 प्रकार के मैनुअल्स हैं, उसमें कोड हेड की संख्या हज़ारों में है। ठीक है। और सिविल अकाउंट्स में कोड हेड कम इस्तेमाल किए जाते हैं। वो तो मर्ज हो जाएंगे आपस में। सर उसको पीएफएमएस के साथ इंटीग्रेट करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और इसमें सर ऑनलाइन करने में डिफेंस सर्विसेज की ओर से कुछ आपत्तियां जताई गई है कि इसको ऑनलाइन करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड्स हैं वो जो थ्रेट हैं वो इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो अभी डिफेंस अकाउंट्स में आप साइबर लेवल पे बिल्कुल नहीं जाते हैं? सर कुछ पेपर पे होता है? सर काफ़ी हद तक अभी पेपर पे काम चल रहा है, लेकिन अभी जो हैदराबाद में इंडियन जो टेक्नोलॉजी सेंटर है वहाँ पर उन्होंने एक प्रबल विकसित करने की ओर बढ़ रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से इसमें सहमति जताई गई है, उस पर अभी काम चल रहा है। उसके अलावा सर पेंशन के स्तर पर डिजिटलाइज किया गया स्पर्श प्लेटफॉर्म है, और अकाउंटिंग स्तर पर ट्यूलिप प्लेटफॉर्म पे अभी काम चल रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी राय में अकाउंट सर्विसेज को मर्ज करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वैसे डिफेंस सर्विसेज को मर्ज करना बेहतर उपाय हो सकता है। सर अकाउंट सर्विसेज में भी मर्जिंग हो सकती है, लेकिन उसमें सर ट्रेनिंग के स्तर पर और अधिक अच्छे से सारी अकाउंट सर्विसेज को ट्रेनिंग जो मॉड्यूल है उसमें बदलाव करने होंगे। उसके अलावा जो कोड हेड है उसको जो सिविल के कोड हेड है उसके साथ मर्जिंग करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। उसके बाद में सर इस चीज़ की मर्जिंग हो सकती है। अभी हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसको हिजाब विवाद कहते हैं। जी सर, मुझे थोड़ा सा समझाइए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे फैसले हमारी अब तक की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उस पर हमला है या उसी का लॉजिकल एक्सटेंशन है? सर मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उन्होंने जो हिजाब पर फैसला दिया है वो एक प्रकार से तर्क संगत है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहना वो आवश्यक धार्मिक प्रथाओं में नहीं आता है, और किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन में जहाँ के अपनी इक्विटी के जितने भी रूल्स हैं वहाँ पर अगर इस प्रकार के धार्मिक प्रतीकों को आमंत्रित किया जाएगा तो सर ये वहाँ के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है। ये बताइए कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 के बेस पे एक डॉक्ट्रिन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, उस डॉक्ट्रिन में ऐसा क्या है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कोई मुस्लिम महिला अगर हिजाब पहने तो कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला है कि वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन नहीं है। सिख समाज की जो पगड़ी है वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पर अलग अलग धर्मों के लिए ये फैसले हम करते हैं? वो पैरामीटर्स, मतलब मेरी व्यक्तिगत राय है कि पैरामीटर्स बहुत ठोस हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे फैसले होते हैं। सर 1955 के आसपास एक विवाद में न्यायालय ने कहा था कि वो जो आवश्यक धार्मिक प्रथाएं उनको निर्धारित करेगा। तो सर जो मुख्य धर्म में कोर बातें लिखी गई है उनके बेस पर शायद आवश्यक जो धार्मिक प्रथाएं उनको निर्धारित किया जाता होगा। जो सिख धर्म है उसमें 5 जो ककार हैं उनके धर्म पर जो पगड़ी है वो केशों को बांधने के लिए आवश्यक समझी जाती है, इस वजह से वहाँ पर अलाउ किया गया। लेकिन जब कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि कुरान में इस प्रकार की कोई भी व्याख्या नहीं मिलती कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा के अंतर्गत आता है, इसलिए उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इसको बंद करवा दिया। सर बहुत बढ़िया, बंद करवा दिए कोर्ट ने, या कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि बंद किया जा सकता है? सर सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता शब्दों को लेकर। कोई बात नहीं, ठीक है, आप पूछिए। रवि जी सर, आप अर्थशास्त्र के छात्र रहे हैं, मेरा एक प्रश्न है, अगर एक फिल्म निर्माता अपनी मूवी को यूट्यूब पे अपलोड कर दे तो उसके अलावा किन किन क्षेत्रों को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा? सर कई प्रकार के क्षेत्र हैं जो मैं सोच पा रहा हूँ। पहला कि सर जो सिनेमा की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। दूसरा सर जो मॉल में काम करते हैं, सिनेमा के आसपास जो लोग काम करते हैं उनको नुकसान होगा। तीसरा सर जो सिनेमा ले जाने के लिए जो ऑटो रिक्शाज हैं, जो किसी भी प्रकार के यातायात के साधन हैं, उनको नुकसान हो सकता है। उसके अलावा सर अभी मैं सोच रहा, देखिए जिस प्रकार से कोविड के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि सिनेमाघरों का विस्तार करने से बीमारी और बढ़ेगी? और अगर किसी मैसेज को हमें बहुत लोगों तक पहुंचाना है तो यूट्यूब पे डालकर वो ऐसा काम भी कर सकता है। माफ़ कीजिए सर, मैं प्रश्न को थोड़ा सा चलिए छोड़िए इसको, कोई इशू नहीं है। हमने अभी पिछले 2 सालों में कोविड काल देखा। जी सर, आपने इस आपदा को अवसर में कैसे परिवर्तित किया? सर कुछ मुद्दों पर मैं मान सकता हूं कि हमने इस आपदा को अवसर में परिवर्तित किया। पहला चित्र सर हाइजीन को लेकर है। नहीं, आपने कैसे किया? आपके अपने स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे आपने ऐसा क्या किया कि इस आपदा को अपने लिए अवसर में कन्वर्ट कर लिया हो? सर इसी स्तर पर मैं हाइजीन को लेकर अधिक सतर्क हुआ हूँ। दूसरा सर मैंने ऑनलाइन जो माध्यम है, जहाँ पर पहले मैं सहज इतना महसूस नहीं कर सकता था,
वहाँ पर अभी मैं सहज महसूस करता हूँ सर। और तीसरे स्तर पर सर जो सॉरी सर अभी कुछ सोच चलिए नहीं पा कोई रहा नहीं। देखिए ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि संयुक्त राष्ट्र संगठन बहुत सफल नहीं रहा। उसके गठन के बाद से आतंकवाद की घटनाएं कुछ खास कम नहीं हुई हैं, देशों में तनाव है, शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों पर अत्याचार करता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसको भंग कर दें, एक नए सिरे से किसी नए संगठन की कल्पना की जाए? सर मुझे लगता है कि इसको भंग करने के बजाय इसमें सुधार किए जाने चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों में 1945 लेकर हमने जितना निवेश किया है, जितने इसकी संस्थानों में निवेश किया है, इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसको स्ट्रेंथन करना ज़्यादा प्रभावी होगा बजाय कि एक नई संस्था बनाने के। क्योंकि सर इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि जो नई संस्था बनाएंगे वो नए विश्व में जितने भी इस प्रकार की घटनाएं होती है उसको रोक पाने में सक्षम होगी या नहीं। तो अगर संयुक्त राष्ट्र में सुधार किए जाए तो वो ज़्यादा प्रभावी मैं मानता हूं। तो मान लेते हैं आपको एक मौका दिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपको स्थायी मेंबर्स चुनने हैं, तो कौन से 5 देश होंगे जिसको आप चुनना चाहेंगे? सर क्या P5 के अलावा बताना? बिल्कुल फ्रेश हमें चुनना है, कोई 5 देशों का एक समूह जो स्थायी सदस्य होंगे UNSC के। तो आपके हिसाब से किन देशों को उसमें से निकाला जाए, किन देशों को उसमें शामिल किया जाए, ज़रा बताएं। सर मैं मानता हूं कि एक महाद्वीपीय प्रतिनिधित्व को मैं एक क्राइटेरिया मानूंगा, जिसमें अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से मैं लेना चाहूँगा, और एशिया में सर मैं 2 या 3 देशों को लेना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा महाद्वीप है, जिसमें रूस, चीन, भारत या जापान, इन चारों में से 2 या 3 को मैं लेना चाहूँगा। उसके अलावा सर अफ्रीका से 2 या 3 देशों का प्रतिनिधित्व मैं चाहता हूँ, और यूरोप से 1 या 2 देशों का प्रतिनिधित्व, जिसमें हमारे पास 5 देशों का ही एक व्यवस्था है। तो 5 देशों का नाम बताइए मुझे आप। सर अमेरिका, ठीक है, भारत, ठीक है, चीन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। अच्छा जर्मनी। जी सर। फ्रांस क्यों नहीं? सर जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे अधिक है, और दूसरी बात है कि सर वहाँ पर न्यूक्लियर जो वेपन है वो भी जर्मनी के पास नहीं है सर। तो एक प्रकार से अगर हम डी न्यूक्लियराइजेशन के मुद्दे पर बातचीत करेंगे तो जर्मनी एक बेहतर विकल्प साबित होगा दूसरे देशों की बजाय। अच्छा, देखिए हवाला और हलाला, इनमें क्या अंतर है? सर हवाला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत अवैध रूप से विदेशों से मुद्राएं भेजी जाती है, जिसमें कुछ कमीशन एजेंट होते हैं, वहाँ से लेन देन को यहाँ पर लेन देन करते हैं। और हलाला है सर वो शायद निगाह हलाला से संबंधित आप पूछ रहे हैं, तो उसमें ये 3 तलाक का एक प्रकार है जिसमें 3 बार तलाक बोलकर तलाक की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। अच्छा, देखिए हवाला की अगर हम बात करें तो देशों के बीच में इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FATF नाम की एक जो बॉडी है उसका गठन किया गया है। जी सर। किसने किया था? सर ये G7 के देशों द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्यतः G7 देशों की एक मीटिंग में FATF का गठन किया गया था। एग्जैक्ट सर जो ईयर है वो मैं भूल रहा हूँ। चलिए कोई नहीं। तो इसमें ग्रे सूची क्या होती है FATF में? सर ग्रे सूची में उन देशों को रखा जाता है जो व्यापक निगरानी के तहत कार्य करते हैं और जिन पर भविष्य में सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। कोई देश ऐसा है जिसको रखा गया उसमें? सर पाकिस्तान को अभी हाल ही में ग्रे सूची में रखा गया है। और किन्हें रखा गया ब्लैक सूची में? सर 2 देश हैं, ईरान और उत्तर कोरिया, जिनको ब्लैक सूची में रखा गया। चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। रवि जी मैडम, आपके गांव का नाम बड़ा यूनिक है। जी मैडम। क्या मतलब है इसका? मैडम मेरे गांव है जो पहले एक मरुस्थल का क्षेत्र था, इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में ये क्षेत्र पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। तो एक प्रकार से नहर के योगदान को देखते हुए नहर से जो छोटी वितरिकाएं निकलती है जिनको माइनर कहते हैं, उनसे जो पानी की निकासी के द्वार होते हैं उनके द्वारों के नाम पर गांव का नाम रखा गया है। तो DM का मतलब है कि डबजाल एडजॉइनिंग माइनर, जो इंदिरा गांधी की एक छोटी माइनर है जो डबजाल गांव से होकर प्रवाहित होती है, उसके नाम पर सर इसका नाम रखा गया। बहुत बढ़िया। ये बताएं कि क्या इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद से जो वहाँ का एग्रीकल्चर है उसको कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा है? जी मैडम, कुछ कुप्रभाव मैं देख सकता हूँ, जैसे कि जो सोयल सैलिनिटी की समस्या है वो वहाँ पर आई है, जिसको स्थानीय भाषा में सेम कहा जाता है। दूसरा कि फसल प्रतिरूप में विकृति उत्पन्न हुई है, जो गेहूं और चावल की फसलें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन और भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तीसरा, वहाँ पर जो कीटों और नए रोग, मलेरिया जैसे रोग हैं, उनकी संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। बिल्कुल। आप डिफेंस सर्विसेज से एसोसिएटेड हैं। जी मैडम। भारत में डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना है? मैडम डिफेंस का बजट टोटल 5,25,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 1,60,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में है। और कितना हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं?
डिफेंस में? मैडम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा बाकी हम लोग घरेलू बाजार से उत्पादित करते हैं। एक्सपोर्ट के एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लेकिन टोटल वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का 0.2% इंडिया का शेयर है मैडम। बहुत कम है। जी मैडम। ऐसे कोई 3 तरीके बताएं जिससे कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। मैडम पहला जो सरकार जिन पे काम भी कर रही है, पहला की है कि जो स्थानीय उद्योग हैं उनको हमें बड़ी मात्रा में सरकारी जो PSUs हैं या स्वतंत्र रूप से उनको उत्पादन में लगाना होगा। दूसरा, विदेशों के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जो एग्रीमेंट है उनको साइन करने पड़ेंगे। और तीसरा, मैं ये मानता हूँ कि एक व्यापक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे हम लोग एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं। क्या अभी हाल ही में हमने कुछ एक्सपोर्ट किया भी है या एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए? जी मैडम, फिलीपींस के साथ में $375 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल का हमने एग्रीमेंट साइन किया है। उसके अलावा आर्मेनिया के साथ में सवाती रडार का हमने एग्रीमेंट साइन किया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तो बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स के बारे में जानते होंगे। ऐसे कौन से 5 वेपन सिस्टम्स हैं इंडियन डिफेंस के पास जिन्हें हम अपनी सुरक्षा का स्तंभ मान सकते हैं? मैडम आर्मी के स्तर पर बोलूँ तो T-90 टैंक और अर्जुन टैंक है, वो मेन स्तंभ है। उसके अलावा जो हमारी IMDB कार्यक्रम के तहत जो मिसाइल्स हैं वो दूसरा रक्षा का स्तंभ है। तीसरा, जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। चौथा, एयरफोर्स स्तर पर राफेल विमान है, वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। और पांचवा जो हमारा रडार सिस्टम है जो कि दुश्मनों और अवॉक सिस्टम है, वो हमारी रक्षा का स्तंभ। बिल्कुल सही। अगर आपका चयन हो जाता है, आपको एक जिले का, अपने ही जिले का कहिए, DM बना दिया जाता है, तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या एकदम कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाएंगे? मैडम मैं सबसे पहले मेरे ऑफिस से स्टार्ट करूँगा। मेरे ऑफिस के अंदर जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं मैं उनको प्रोत्साहित करूँगा और एक समिति बनाऊँगा जिसमें महिला सदस्यों को रखकर इस कार्य के लिए एक योजना तैयार करूँगा। उसके बाद में मैडम मैं जितने भी SDM और BDO हैं उनके स्तर पर एक मीटिंग लूँगा और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताऊँगा। सबसे महत्वपूर्ण काम मैडम मैं जो करूँगा वो ग्राम सभा के स्तर पर करूँगा। ये देखा जाता है कि ग्राम सभा की मीटिंग्स गाँवों के स्तर पर बहुत कम मात्रा में होती है। मैं खुद वहाँ पर कुछ गाँवों का दौरा करूँगा और कुछ गाँवों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पर वैल्यूएबल इनपुट लूँगा और वहाँ पर जो सरकार की योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम हैं उनको इम्प्लीमेंट करूँगा। दूसरा, महिला साक्षरता के स्तर पर मैं जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके अच्छे से इम्प्लीमेंट के लिए एक प्रगति रिपोर्ट भी मंगवाऊँगा। तीसरा, जो विमेन का हेल्थ है उसमें जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता है, ANM कार्यकर्ता है, उनको एक प्रकार से प्राइज़ की व्यवस्था करके उनको अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करूँगा जिससे ये काम अच्छे से कर पाऊँगा। अच्छा, अगर एजुकेशनल एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से किसी एक को चुनना हो महिलाओं के लिए, किसे चुनेंगे? मैडम मैं एजुकेशनल एम्पावरमेंट को चुनूँगा। अच्छा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को नहीं चुनेंगे? मैडम अगर एक को चुनना होगा तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट को चुनूँगा। ठीक है। एक बॉडी बनाई है सरकार ने, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। जी मैम। क्या कार्य करती है ये बॉडी? सॉरी मैडम, मैंने इसके बारे में सुना नहीं है, मैं जाके इसके बारे में देखूँगा। चलिए एक सिचुएशन ले लेते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट्स आपकी बात मानने से मना कर देते हैं और वो किसी भी तरीके से अपने स्टैंड से हिलने के लिए तैयार नहीं है, क्या करेंगे आप? मैडम मैं सबसे पहले जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे बातचीत का विकल्प अपनाऊंगा और उनसे उनकी जो नाराज़गी है या फिर जो वो मेरी बात नहीं मानते हैं उनके कारणों पे बातचीत करूंगा कि क्या कारण है कि वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करूंगा कि हो सकता है किसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं और अगर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उनसे बातचीत के द्वारा हल निकालने में सफल हो पाऊँगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मैडम जो किसी सीनियर की जो रिटर्न ऑर्डर हैं मैं लिखित में उनको ऑर्डर दूंगा जिससे कि उनके लिए बाध्यकारी हो जाएगा कि वो मेरी बात माने। मेरा अंतिम सवाल, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? मैडम ईटानगर है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। रवि कुमार जी, आप राजस्थान से आते हैं। जी मुझे बताइए, राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहते हैं? मैडम राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने यहाँ पर भूरे रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिया, तो राजस्थान वासियों ने इस चुनौती का सामना रंग बिरंगे चित्रों के द्वारा किया है। वहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक चित्र, इस सभी में चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक मिलता है, तो इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं। अच्छा, जेंडर कलर पेयरिंग के बारे में सुना है आपने? माफ़ कीजिए मैडम, अच्छा, मैं परिचित नहीं हूँ। आपने पिंक फॉर गर्ल्स और ब्लू फॉर बॉयज़ इसके बारे में सुना है? जी। क्यों है ऐसा? गुलाबी रंग महिलाओं के लिए और नीला रंग पुरुषों के लिए,
क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मैम एक कारण मैं ये सोच पा रहा हूँ कि गुलाबी रंग है वो हल्का रंग है, लाइट रंग है और शांति का प्रतीक इसको माना जाता है। और नीला रंग है वो चटकीला रंग है, थोड़ा भड़काऊ रंग है और पुरुषों को जनरली थोड़ा अधिक साहसी, क्रोधी आदि उपाधियों से सुसज्जित किया जाता है। तो एक ये कारण मैडम मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आपको एक कलर चुनने को कहा जाए जिसमें दोनों के गुण आ जाएं तो आप कौन से रंग को चुनेंगे जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के गुणों को समाहित करे अपने अंदर? कोई एक कलर? मैडम सफ़ेद रंग मैं चुनूंगा, मेरा पसंदीदा रंग भी है। अच्छा, ठीक है। आपने अपने शौक में लिखा है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, आप करते हैं? जी मैडम। नियमित रूप से करते हैं? मैडम वीक में 4 या 5 दिन में करता हूँ। क्या क्या करते हैं उसमें आप? मैडम मैं बर्पीज करता हूँ, कमांडो ट्रेनिंग करता हूँ, उसके अलावा लंजेस, स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स, रनिंग में मैडम मैं जनरली स्प्रिंट्स करता हूँ, उसमें 20 सेकंड स्प्रिंट 20 सेकंड ब्रेक, इसको गिबाला टेक्निक बोलते हैं, वो जनरली मैं करता हूँ। तो रनिंग ये तो आप ट्रेडमिल पे करते होंगे? नहीं मैडम, मैं जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ कर लेता हूँ, अगर पार्क हो तो सबसे अच्छी चीज़ है, वरना ट्रेडमिल पे करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति 2 पैरों से भागता है यानी कि मनुष्य, और जानवर जो 4 पैरों से भागता है, दोनों में से ज़्यादा तेज कौन भागेगा? मैडम ये बॉडी साइज पे और आकारिकी पे ज़्यादा निर्भर करेगा। हाँ, कि कुछ जानवरों में 4 पैर होते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे तेज भाग सकते हैं, और कुछ जानवरों में 4 पैर होते हैं जैसे कि घोड़ा, वो हमसे तेज भाग सकता है। तो शायद शरीर की जो आकार है, आकारिकी है, उस पर अधिक निर्भर करेगा। उस पर अधिक निर्भर करेगा। ठीक है। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप मुझे बताइए राजस्थान के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के नाम। मैडम रांगेय राघव जी है, उसके अलावा विजयदान देथा जी हैं, मीराबाई, दादू दयाल, बिहारी लाल जी, ये सभी राजस्थान से। अच्छा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, हम सब जानते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी मैडम, मैं भूल रहा हूँ इसके बारे में। अच्छा, सरोजिनी नायडू जी के बारे में सुना है आपने? जी मैडम। कौन थी? मैडम इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और भारत की आज़ादी के बाद भी अनेक मंचों पर सक्रिय रही थी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आप बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं, आपने बताया ना अभी, स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स, बर्पीज। जी मैडम। इन सब में कौन से बॉडी पार्ट का रोल सबसे ज़्यादा होता है? दिल का, फेफड़े का या पैरों का? मैडम वैसे तो पूरा शरीर ही इसमें लगता है, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा रोल पैरों और हाथों का ज़्यादा होता है। पैरों और हाथों का होता है, दिल और फेफड़े का योगदान नहीं होता? क्योंकि कोविड जब आया था तो उस समय जब वर्कआउट करते थे मास्क लगा के, तो पैर और हाथ कितने भी मजबूत हों, आप इजीली कर लेते थे वर्कआउट। मैडम शायद ये दोनों बाहर रूप से दिखाई देते हैं तो शायद मैंने सोचा होगा, लेकिन हत्या के योगदान को भी नकार नहीं सकते। शायद सबसे इम्पोर्टेंट योगदान मैं मान सकता हूँ कि उसका होगा। अच्छा, एक घटना हुई राजस्थान में अभी दौसा के लालसोट में, जहाँ पे किसी प्रसूता स्त्री की मृत्यु हो गई थी और डॉक्टर के अगेंस्ट में केस हो गया था हत्या के अपराध का, और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी उन डॉक्टर ने। आपको क्या लगता है, जो ये इस तरीके की घटनाएं होती हैं और कई बार समाज में हमारे सामने आती हैं, इनको रोकने में प्रशासन क्या भूमिका निभा सकता है? मैडम इस प्रकार की घटनाओं को 2 तरीकों से डील किया जा सकता है। एक तो निवारक और दूसरी जागरूकता के स्तर पर। निवारक के स्तर पर ये होना चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं, किसी भी डॉक्टर का ये मानना नहीं होता कि वे किसी भी पेशेंट को हानि पहुंचाए, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। और जहाँ तक उस प्रसूता का सवाल था, उसका जो प्रेगनेंसी थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी, तो उस मामले में डॉक्टर ने अपना भरसक प्रयास किया था। लेकिन जो तनाव है जो भीड़ के स्तर पर, उसको प्रशासन के द्वारा अच्छे से नियंत्रित करने की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर को सुरक्षा के साथ साथ में भीड़ की किसी भी कार्रवाई को रोका जा सके। और अवेयरनेस जनरेशन के स्तर पर लोगों को भी इस बात के लिए सेंसिटाइज करना चाहिए कि जो डॉक्टर हैं वो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ में करते हैं और उनके काम के स्तर पर उन पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप हिंदी साहित्य के कौन से कवि को पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मैडम अज्ञेय जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। निराला की कौन सी पंक्तियाँ आपकी पसंदीदा हैं? मैडम उनकी कविता राम की शक्ति पूजा है, वो पूरी कविता ही एक प्रकार से मेरे लिए प्रेरणा का कार्य करती है। क्यों? मैडम उस कविता में दिखाया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति अगर ठान ले तो वो शक्ति की कठोर साधना के द्वारा किसी भी स्थिति पर विजय पा सकता है, इसलिए आपको। और अज्ञेय जी की? अज्ञेय जी की मैडम असाध्य वीणा मुझे काफ़ी पसंद है। असाध्य वीणा आपको अच्छी लगती है, ठीक है। रवि, आपको स्मॉल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है? जी सर। तो किस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं आप? सर कई स्तरों पर एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। जैसे कोई एक बताइए। सर एक के स्तर पर जो अभी रिसेंटली हमने सर ऑर्गेनिक जो गेहूं है उसका उत्पादन शुरू किया। अच्छा, ऑर्गेनिक की बात की जाए तो
भारत के पड़ोसी देश में भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि बहुत ही घातक साबित हुआ है। जी सर। कौन सा देश है वो? सर श्रीलंका में ऐसा हुआ है। तो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसके अगर 2-3 मूल कारण बताने हो तो कौन से कारण है? सर पहला तो कोविड-19 जो बीमारी है उसकी वजह से वहाँ का जो एक मुख्यतः टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी है उसको नुकसान हुआ है। दूसरा सर जो एग्रीकल्चर में उनके द्वारा डिसीजन दिए थे कि कोई भी कृत्रिम फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट कर लिया था उन्होंने, फिर उसको वापस ले लिया गया। जी सर। और तीसरा सर उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक नीतियाँ हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक है, तो उन नीतियों को मैं अभी तो वहाँ एक जो वहाँ के शासन में, जैसे भारत में भी हम लोग सुनते हैं कि परिवारवाद काफ़ी हावी रहता है। जी सर। तो एक समय में राजपक्सा फैमिली के कितने मेंबर्स थे वहाँ की सरकार में? अभी तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कई मेंबर्स ने, लेकिन जब सारे थे तो कितने मेंबर्स थे? सर बताया जाता है कि 40 से अधिक परिवार है वो सरकार के विभिन्न पदों पर कार्यरत है। और कैबिनेट की बात की जाए तो? सॉरी सर, एग्जैक्ट नंबर अच्छा नहीं पता। ठीक है। मुझे ये बताइए कि कभी कभी हम सुनते हैं कि भारत को एक 2 फ्रंट सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। जी सर। तो ये 2 फ्रंट सिचुएशन कैसी सिचुएशन होगी? सर 2 फ्रंट सिचुएशन की जो एक तरफ पाकिस्तान के साथ में और दूसरी चाइना के साथ में हमें युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे समय के लिए भारत को कैसी तैयारी करनी चाहिए? सर जो पाकिस्तान के साथ में युद्ध होगा वहाँ पर हमें तीनों सेनाओं का प्रयोग अधिक करना पड़ेगा। चाइना के साथ में थल सेना मुख्य रूप से रहेगी, उसके साथ में एयरफोर्स भी उसकी सहायक की भूमिका में रहेगी। तो एक प्रकार से मैं कहूँ तो एक थिएटर कमांड के स्तर पर हमें प्रयास करने चाहिए ताकि तीनों सेनाओं में अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके हम इस स्थिति से निपट सकते हैं। ठीक बात है। आप मुझे ये बताइए कि लगातार चाइना ने यूएस पे ये आरोप लगाया है कि वो जो एशिया पैसिफिक है, क्योंकि वो इंडो पैसिफिक नहीं कहता है, वो एशिया पैसिफिक टर्म ही यूज़ करता है, वहाँ जो यूएस है वो एक 5-4-3-2 स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है। तो क्या है ये 5-4-3-2? 2 यहाँ बायलैटरल रिलेशंस हैं और ये अलग अलग ग्रुपिंग्स के नाम हैं। सॉरी सर, इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ। मैं कुछ अंदाज़ा लगा पाएंगे? 5 अगर 4 जैसे क्वाड है तो 5 क्या है, 3 क्या है? सर 3 से मतलब ऑकस से होना चाहिए। बिल्कुल। 2 से मतलब अमेरिका का कोई बायलैटरल रिलेशंस हैं। 2 सर इंडिया हो सकता है। 5 में सर P5 या फिर सॉरी सर मुझे इसका आप देख लीजिएगा। मुझे ये बताइए कि वेब 3.0 काफ़ी चर्चा में है कि अभी हम लोग वेब 2.0 यूज़ कर रहे हैं, तो वेब 3.0 और 2.0 में क्या फ़र्क आएगा? सॉरी सर, इसके बारे में खुद को अपडेट नहीं कर पाया हूँ सर। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री जी लगातार वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं कि वोकल हो या लोकल के लिए, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या भारत कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म की तरफ नहीं जा रहा है? अगर हम बोल रहे हैं कि सिर्फ हम अपने लोकल प्रोड्यूस को ही आगे बढ़ाएंगे, तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है? नहीं सर, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भारत का जो स्टैंड है वो एक प्रकार से प्रोटेक्शनिज्म ना होकर हमारे घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने का अधिक है, जिसमें हम लोगों ने टैरिफ अधिक नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन हम लोग बट ऐसे ही अमेरिका फर्स्ट है, वो तो प्रोटेक्शनिज्म है। लेकिन सर वहाँ पर उन्होंने टैरिफ के स्तर पर वृद्धि की थी। जो चीन से आने वाले माल थे उन पर उन्होंने एक प्रकार से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाए थे। भारत में इस प्रकार की कार्रवाई न करके हमारा ध्यान सिर्फ घरेलू उद्योगों के अधिक प्रोत्साहन देने पर है। थैंक यू रवि सर। रवि, आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म देख ली है? सॉरी सर, मैं उसको देख नहीं पाया हूँ सर। मैं देख रहा हूँ कि सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि नहीं देख पाए, और मुझे लग रहा है कि ये एक योजना है कि प्रश्न से बचा जा सके। जी नहीं सर, मैं सोच रहा था इसको देखने का, लेकिन समय नहीं निकाल पाया सर। अच्छा ठीक है। आप असाध्य वीणा आपकी प्रिय कविता है आगे की लिखी हुई। जी सर। आपने IRTS पहले ज्वाइन किया, फिर आप इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में आए। क्या IAS आपके लिए भी असाध्य वीणा है? नहीं सर, मैं मानता हूँ कि IAS असाध्य वीणा नहीं है। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, और एक प्रकार से सर मैंने बहुत डेडिकेटेड होकर इसके लिए प्रयास किए हैं। असाध्य वीणा में जिस प्रकार से आत्मनिवेदन के भाव से वीणा जागृत होती है, तो मैं मानता हूँ कि सर मैंने अपने स्तर पर पूर्णता से प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि सर मैं सफल हो जाऊँगा। तो जैसे बहुत लोग असाध्य वीणा को साधने में लगे हुए थे, पर प्रियमवत कुछ वजहों से साध पाया। IAS बनने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं, आपने ऐसा अलग से क्या किया कि आप इसके प्रियमवत मान लिए जाएं? सर मेरे में उस चीज़ को लेकर डेस्परेशन नहीं है कि मैं अगर IAS नहीं बनूंगा तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा या ऐसा कुछ। सर मैंने ये माना है कि ये मेरा अंतिम प्रयास है, इसमें अगर मैं सफल होता हूँ तो मैं IAS में जाऊँगा, अदरवाइज सर मैं इसी सर्विस में आगे के लिए अच्छा सोचूंगा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताएं कि
ऐसा कहा जाता है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो यूपीएससी में खराब होता है सिविल सेवाओं में, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये भी कहा जाता है कि उसके पीछे यूपीएससी भी एक कारण है, क्योंकि यूपीएससी एक इनसेंसिटिव तरीके से इस विषय को देखता है। आप हिंदी माध्यम के बड़े ब्राइट कैंडिडेट हमें लग रहे हैं। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि हिंदी माध्यम की परफॉर्मेंस का लेवल सिविल सर्विसेज में वैसा नहीं है जैसे पहले था एक ज़माने में, और क्या उपाय इसके किए जाने चाहिए सरकार को, यूपीएससी को या किसी भी मंच को, जिससे ये रिप्रेजेंटेशन ठीक हो सके? क्या एग्ज़ाम के सिस्टम में कुछ करने की ज़रूरत है या कुछ और? सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो यूपीएससी एक बहुत ईमानदार संस्था है और इस प्रकार के किसी भी यूपीएससी पर किसी भी सवाल उठाना सही नहीं होगा। इसके लिए सर मैं दो प्रकार के उपाय सोच सकता हूँ, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। सर, शॉर्ट टर्म में ये होना चाहिए कि जो एक मुख्य समस्या अनुवाद को लेकर रहती है कि जो अनुवाद है वो बहुत ही यांत्रिक और कंप्यूटरीकृत होते हैं, तो अनुवाद के स्तर पर अगर अच्छे से प्रयोग किए जाएँ तो शायद हिंदी माध्यम के विद्यार्थी प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि सर प्लेटो ने कहा है कि प्रश्न को समझ लेना ही आधा उत्तर है। और सर इसके अलावा सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो सर इसमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सर भारतीय भाषाओं को हमें अधिक सम्मिलित करना होगा। जैसा कि अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में हम मेडिकल स्तर पर हम लोग भारतीय भाषाओं को शामिल कर रहे हैं, तो उनके स्तर पर प्रोत्साहन देने की अधिक आवश्यकता है। सर, जो तकनीक का विकास है वो असमानताओं को कम करता है या बढ़ाता है? मुझे दो एग्जाम्पल देके समझाइए, कुछ ऐसे संदर्भ जहाँ तकनीक के विकास ने असमानताओं को या विषमताओं को बढ़ाया हो, और दूसरा जहाँ तकनीक के विकास ने विषमताओं को कम किया हो। सर, एक उदाहरण से मैं दोनों समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। सर, मोबाइल फ़ोन है तो उसने एक प्रकार से जो हमारा सूचना का अधिकार है उसके स्तर पर सारों को समान प्लेटफॉर्म पर रखा है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इंटरनेट के माध्यम से सूचना ग्रहण कर सकता है। वही मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट अगर महंगा है तो एक प्रकार से उसने डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा दिया है कि जो हायर क्लास के लोग हैं उसको अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं और जो गरीब बच्चा है, गरीब स्टूडेंट है, उसको अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है रवि, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक डॉक्ट्रिन है हमारे संविधान में, संविधान का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन में उसका जिक्र किया, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत है और किस किस रेफरेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है? सर, मैं पूरी तरह से इससे अवेयर नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सूची में कोई मद शामिल है तो अगर मंशा किसी सरकार की सही है तो दूसरे सूची जैसे राज्य सूची के विषय पर भी अगर संघ कानून बनाती है तो उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, रवि आपका नाम है और रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौर के बहुत महान व्यक्ति हुए। जी सर। ऐसी 5 समानताएं जो आप में और उनमें हो और हम, मतलब काल्पनिक नहीं, असली। सर, रविंद्रनाथ टैगोर जी से खुद की तुलना करने के लिए सर अभी मैं खुद को इतना सक्षम नहीं मानता हूँ, लेकिन जिन दिशाओं में आप उनके जैसा होने की ओर अग्रसर हों उन दिशाओं को भी आप तुलना का बिंदु मान सकते हैं। सर, एक ये है कि साहित्य में उनकी रुचि थी, साहित्य में मेरी रुचि है। ठीक है। दूसरा है कि सर वो अपने विचारों को लेकर काफ़ी दृढ़ थे और मैं भी अपने विचारों को लेकर काफ़ी दृढ़ हूँ। जब तक कि सर मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं अपने विचारों में परिवर्तन करता हूँ, अदरवाइज सर विचारों की दृढ़ता मेरे में है। तीसरा कि सर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। मैं भी मानता हूँ कि सर मैं लोगों से जुड़ाव रखता हूँ, लोगों से संवाद करने में खुद को अच्छा मानता हूँ। ऐसे कौन से मुद्दे थे जहाँ महात्मा गांधी और टैगोर के बीच में असहमतियाँ थीं? सर, एक तो मशीनी विकास को लेकर उनमें दोनों में सहमति थी। दूसरा सर शिक्षा के अंदर असहमति थी। महात्मा गांधी मानते थे कि सर जो हाथ से हस्तशिल्प के कार्य हैं वो उनको अधिक तरजीह दी जानी चाहिए, और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो विज्ञान है और मशीनों के प्रयोग को लेकर अधिक मानते थे कि उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा सर शिक्षा के स्तर पर महात्मा गांधी भारतीय जो विद्याएं हैं उन पर अधिक भरोसा करते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा को भी अधिक महत्व दिया था। ठीक है रवि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। टीम दृष्टि पेश करती है आईएएस की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। मैं एक मिनट सर। आइए। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर।
कैसा अनुभव रहा? सर अच्छा अनुभव था। ठीक है, अब कुछ कहने को बचा नहीं है, कहने सुनने को बचा नहीं है। जी सर। तैयारी तुम्हारी बहुत शानदार है सर, सही आंसर दिए, सोच समझ के दिए और दिल पे नहीं आता था। कोई ऐसी वजह नहीं है कि इस बार वो बात मतलब असाध्य में ना सध जाए। जी सर। इस बार तो सधनी चाहिए। मेंस तुम्हारा इस बार ज़बरदस्त हुआ ही है। जी सर। है ना? तो कोई ऐसी वजह नहीं है। कुछ जो छोटी मोटी बातें हैं वो बताएं। जैसे तुम जब आए थे 2 बटन लगा रखे थे। जी सर। उसको खोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो एक जी उपाय हो सकता है कि एक ही बटन लगाओ ताकि वहाँ टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सर आज ही मन लगा था, वैसे मैं खुला ही रखता हूँ सर। हाँ, तो खुला भी ठीक। 2 बटन में कहीं खोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा है और वो 1-2 सेकंड भी थोड़े से ना कभी कभी चुभ सकते हैं किसी को। जी सर। बाकी सीटिंग वीटिंग ठीक है। ड्रेस तो आपकी शानदार है, बहुत ही बढ़िया ड्रेस है, कहीं कुछ कहने की बात ही नहीं है। और शुरू में पहले 2-3 मिनट में 2 शब्दों का उच्चारण गलत हुआ था। जी सर। अब तब सवाल मैं ही पूछ रहा था, मैं लिख नहीं पाया, तो बाद में मुझे एक तो याद आ गया। अब बाकी रिकॉर्डिंग में देखना। जी सर। एक तो प्रोस्पेक्ट्स बोलना था, प्रोस्पेक्टस आपने बोला था। जी सर। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। एक हिंदी का शब्द था, मैं वो मिस कर रहा हूँ, वीडियो देख के आपको समझ में आएगा। मुझे भी लगा था, बट मैं खुद बोल रहा हूँ सर की क्या। देखो, एक तो उच्चारण की गलतियाँ क्या हैं, जो रीजनल टच होता है उसको हम गलती नहीं मानते। जी सर। जैसे एक शब्द था परिपक्व, अब वो राजस्थान का व्यक्ति जब बोलता है परिपक्व ऐसे कुछ बोलता है, वो तो रीजनल टच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा एक शब्द आया था, एक बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा, कुछ मिस्टेक थी, बस वो देख लेना। IDAS IRTS आपने बड़ा अच्छा बताया, पर ये वाला तर्क जो है कि IDAS में काम कम करना पड़ता है, इस पे पर रीथिंक कर सर। मैंने ये तो बोला ही नहीं था कि काम करना पड़ता है, मैंने कहा सर वो ज़्यादा उसमें काम मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है सर वो। हाँ, लेकिन भाव तो वही आता है। इससे अच्छा उत्तर मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ। जी सर। लेकिन एक बार सोचो इस पे। सर ईमानदार आंसर यही है, बाकी मैं और सोचता हूँ सर। हाँ, ईमानदार आंसर खैर है ही। जी सर। तो कोई बात ही नहीं। IDES IDAS AFH वो ठीक था। आपने डिफेंस में तो काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है, बहुत बढ़िया तैयारी डिफेंस पे। हिजाब वाला भी आपका एनालिसिस ठीक था। उसमें बस ये ध्यान रखना कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास यूनिफॉर्म लगाने का अधिकार है तो वो ऐसा कर सकता है। जी सर। ये कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, अगर वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। जैसे अभी भी केंद्रीय विद्यालय में हिजाब अलाउड है। जी सर। उस सेंटर को डिसाइड करना है, सेंटर की पॉलिसी अब तक है तो चल रहा है। तो ये क्योंकि शिक्षा दोनों के पास है ना, स्टेट के पास भी सेंटर के पास भी, तो वो हर जुरिस्डिक्शन में चलेगा। जो सजेशन देना है आपको बेसिकली, एक तो जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है वो है पॉज। आपका प्रश्न सुनने के बाद जवाब देने से पहले का जो समय है थोड़ा सा ज़्यादा है और वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है। अब ये जानबूझ के आप कर रहे हैं या इतना टाइम सच में सोचने में लग रहा है और उस टाइम तक आप देखते रहते हैं मेंबर को भी, तो मुझे नहीं लगता कि मेंबर को देखते हुए सोच पाते होंगे ज़्यादा कुछ। सर मैं फ्रेम करने का ट्राई करता हूँ सर, जैसे मुझे लगता है कि थोड़ी फ्रेमिंग में इशू है, मैं आंसर को अच्छे से फ्रेम करने के लिए जैसे कर रहे हो ना उतना ठीक है। अभी जैसे पॉज आपने बहुत कम लिया। जी सर। उस समय थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको आप देखना वीडियो में, हम सबकी सहमति इस मामले में कि पॉज थोड़ा ज़्यादा है और चुभने वाला है। ठीक है सर। उसे थोड़ा सा कम करो। बस स्पेशली ऐसे प्रश्न में जहाँ सोचने की ज़रूरत समझ में नहीं आ रही है, वहाँ भी पॉज आए तो फिर चुभता है। तो जो आज के बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है वो है पॉज कम करने का। दूसरा, शुरू के कुछ प्रश्नों के उत्तर में हिंदी के बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे थे, जो यहाँ तो हम सब समझ रहे हैं। इन यूपीएससी में चांसेस हैं कि 2-3 मेंबर्स ना समझ पाए। जैसे अविवेकपूर्ण एक शब्द आया था। जी सर। और वो 2-3 शब्दों के साथ जुड़ के आया था, वो शब्द भी अपने आप में मुश्किल थे। जी सर। तो बेहतर है कि जहाँ लगे कि बहुत कठिन शब्द है, या तो अंग्रेजी में साथ में उसका अनुवाद कर दीजिए या सामान्य अंग्रेजी का शब्द बोल देंगे तो बेहतर रहेगा। जी सर। ये शुरू के 3-4 मिनट में ज़्यादा है, जब देखेंगे तो समझ में आएगा। हलाला आपने गलत बताया, हवाला और हलाला की तुलना में। हलाला तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति तलाक दे दे पत्नी को, उसके बाद फिर उसी महिला से शादी करना चाहे, तो एक नियम है कि उस महिला को पहले किसी और व्यक्ति से शादी करनी होगी और विवाह को मुकम्मल करना होगा फिजिकल रिलेशंस के रूप में। उसके बाद वहाँ से तलाक मिलेगा, फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी से पुनः शादी कर पाएगा। इसको बोलते हैं हलाला। जी सर। तो 3 तलाक वाला मामला नहीं है, वो अलग चीज़ है 3 तलाक वाली। ठीक है। और अपने गांव का जिक्र बहुत अच्छा हुआ। डिफेंस बजट वगैरह आपने बड़ा अच्छा बताया। विमेन एम्पावरमेंट बहुत ही अच्छा बताया।
रंगीला राजस्थान, बड़ा मतलब आंसर ऑफ द डे तो वही था कि प्रकृति ने केवल भूरा रंग दिया है, बाकी हमने भर रही है। इतना बढ़िया आंसर दिया, मजा आ गया सर। ये आज ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस आंसर को। अरे वाह जी सर, मतलब प्रश्न भिड़ गया आपका। जी सर। पेपर लीक हो गया है ना। आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग वाला है वो भी अच्छा है, जहाँ उसमें आप फंसे थे हार्ट और लंग्स वाले मामले में, बहुत जल्दी आपने मैनेज कर लिया, माफ़ी मांग के। जी सर। वो ठीक किया। उसमें तो हार्ट और लंग्स की भूमिका ज़्यादा होती ही इन सब चीज़ों में, तो थोड़ा सा अपेक्षा थी। यूपीएससी में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए हिंदी मीडियम को लेके, वो भी ठीक है। मैं बैलेंस देखना चाहता, बैलेंस आपका बड़ा अच्छा था। टैगोर वाले में भी आपने ठीक से मैनेज किया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कोई चूका है आपसे, जो कि बहुत जेन्युइन है, इतना चूक ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर देखना ही है तो करंट अफेयर्स से एक बार देख लीजिए। सर मैं सोच रहा हूँ कि इस बार वाइल्ड गैस के बजाय एक सॉरी बोल दो, थोड़ा सा मेरे को भी पॉज मिल जाएगा। दिक्कत नहीं है, एकदम सॉरी बोलो जहाँ दिक्कत है। जी सर, एकदम सॉरी बोलिए। कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है बचाओ? नहीं देखी अभी तक। तो देख लो यार। जी सर। मैं चाह रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू में डिबेटेबल इश्यूज ज़्यादा रहें। जी सर। क्योंकि आप डिबेट्स को अच्छे से हैंडल करते हैं, तो जितने डिबेटेबल इश्यूज होंगे उतनी संभावना आपकी बढ़ेगी, आगे बढ़ देगी। और कश्मीर सर मैं तो ये सोच रहा था कि इसको देखूं और क्वेश्चन को फेस करूं, जरूर देखो और फेस करो। जी सर। क्योंकि मैं जितने लोगों से पूछ रहा हूँ सब कर देखी नहीं हमने, तो मैं प्रश्न लेके बैठा हूँ सुबह से, कोई मिल ही नहीं रहा मुझे। चलिए, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। इस बार 2 साल के लिए मसूरी की तैयारी करो और बढ़ो आगे। जी सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कुछ पूछना है आपको? सर अभी तो कुछ नहीं पूछा, मेन वही क्वेश्चन था सर, IRTS वाला, वो थोड़ा मैं सोच लेता हूं। सोचो, बैठते हैं अलग से। जी किस दिन बैठ जाते हैं, ठीक है? जाइए, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। ऑल द बेस्ट।